चलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला चैप्टर जो कि है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके अंदर हम लोग सर्टेन क्वेश्चन सेक्शन 15 के ऊपर देखेंगे। बाद में जो आपके कंप्यूटेशन के रूल्स रहते हैं 27, 28, 29 उनके ऊपर अपन सर्टेन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन, XYZ Limited provided the following particulars relating to the goods sold by it to ABC Private Limited। लिस्ट प्राइस दिया गया हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी दिया गया हुआ है ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, ठीक है। पैकिंग चार्जेस दिया गया हुआ है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव। सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम एनजीओ डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, यानी कि वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए, ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। पेड टू वन ऑफ द वेंडर बाय एबीसी इन रिलेशन टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेंडर, ठीक है। XYZ ने 2% का क्या दिया हुआ है टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मैं बोलूं ये सेकेंडरी डिस्काउंट दिया हुआ है विच वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे मालूम नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कितने रुपीस का इंटरेस्ट पे कर रहा है, 5000 का इंक्लूडिंग जीएसटी दे रहा है, ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। तो बेसिकली देखो ये 50,000 रुपीज आ जाएंगे, ये 6,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे, ये 2,500 ऐड हो जाएंगे। 3,000 रुपीज वैल्यू में ऐड होने चाहिए थे जो कि ऑलरेडी एडेड है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर ये वाला वैल्यू ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट का रिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दिया हुआ है, वो भी नॉट नोन एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। और लास्ट में क्या रही है 5,000 रुपीज का डीलर पेमेंट जो है वो कैसा दिया हुआ है इंक्लूडिंग जीएसटी दिया गया है, यानी कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके टैक्सेबल अमाउंट को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते अपन। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, क्या निकालने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो दे दो हेडिंग सब लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई किसने किया हुआ है, मेड बाय XYZ लिमिटेड। पर्टिकुलर्स इसके अंदर वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट नंबर और बाद में क्या आएगा आपका अमाउंट। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 50,000, लिख दो आप लोग भी। सबसे पहला है आपका लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वर्किंग नोट 1 50,000। सेकेंड पॉइंट किसकी बात कर रहा है, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 6,000, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी वर्किंग नोट नंबर 2 अमाउंट 6,000। थर्ड पॉइंट पैकिंग चार्जेस 2,500। थर्ड पॉइंट पैकिंग चार्जेस पॉइंट नंबर 3 2,500, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। फिर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ 3,000, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ वर्किंग नोट नंबर 4 नील। नील क्यों, क्योंकि देखो ना 3,000 वैल्यू के अंदर ऐड होना चाहिए, वो ऑलरेडी एडेड है, तो इसके लिए अपन उसको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली रहती तो अपन ने यहाँ पे माइनस कर दिया रहता था, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिल रही है तो वैल्यू में ऐड नहीं होनी चाहिए, वो इसका सिंपल रीजन है। फिर पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी, पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी वर्किंग नोट नंबर 5, अमाउंट कितना है यहाँ पे 2,000, ठीक है। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, उसका अपन कंप्यूटेशन करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 6 लिख दो, 2 मिनट के लिए अमाउंट को लिखना मत। लेस डिस्काउंट वर्किंग नोट 7, डिस्काउंट माइनस होने वाला है क्या, नहीं। फिर लास्ट में आएगा आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपका फॉर्मेट रहना चाहिए, ये मेन फॉर्मेट बन गया। अभी इसके अंदर जो जो वर्किंग नोट्स के हम लोगों ने रेफरेंस दिए हुए उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ नीचे सब लोग, वर्किंग नोट्स
वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले अपन ने क्या लिखा हुआ है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो अपन ने 50,000 क्यों लिया। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहला आएगा एज पर सेक्शन 15, कॉमा वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये पॉइंट को लिखना। वेयर प्राइस इज द sole consideration, price is the sole consideration and person are not related persons, and persons are not related persons, तो अपन उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान देंगे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 किसकी बात करता है, टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, ठीक है, तो ऐसे लिख दो। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई includes taxes, duties levied by any authority except, except क्या रहता है, taxes charged under GST। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में, पैकिंग चार्जेस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज पैकिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये आएगा आपका अगला पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 किसकी बात करता है यहाँ पे, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, ठीक है। इसका वर्किंग नोट थोड़ा सा अपने को अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट which is directly linked, which is directly linked to supply is included in value of supply in given case, since subsidy is not received फ्रॉम, एक ही मिनट गाइस, क्या होगा इसको, सो सॉरी कुछ तो इशू आ गया था, आई गेस अभी ठीक हो गया। ऐसे लिख दो, इन गिवन केस सिंस सब्सिडी इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इज linked to price, it shall form part of value of supply, and since it is already included in value of supply, comma no effect given। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 5 किसकी बात करता है, पेड टू वन ऑफ द वेंडर्स बाय एबीसी लिमिटेड, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई शाल इंक्लूड, शाल इंक्लूड आएगा, सॉरी इंक्लूड एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट टू थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन क्या बोलते हैं, इन रिलेशन टू सप्लाई, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। आ जाओ पॉइंट नंबर 6 किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। अभी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एनहांस्ड कंप्यूटेशन, enhanced income such as interest, late fee, penalty shall be included
in value of supply. In given case, interest of rupees, कितने रुपीस का इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 5000 is including GST. Thus, taxable amount of interest is, कैसे निकालेंगे अपन उसको? 5000 into 100 divided by 118. 5000 into 100 divided by 118 कितना आता वो? 4237. तो अपन यहाँ पे अमाउंट कितना लिखेंगे? 4237. यहाँ पे टोटल करना आपका अभी तक बाकी है, ठीक है. लास्ट डिस्काउंट का भी एक ये लिख दो, 7 डिस्काउंट. डिस्काउंट प्रोवाइडेड आफ्टर सप्लाई. डिस्काउंट प्रोवाइडेड आफ्टर सप्लाई which was not known at the time of original supply shall not be excluded from value of supply. देखो ये रही आपकी सारी वर्किंग नोट्स. गाइस वर्किंग नोट्स लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वर्किंग नोट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे आपको टोटल करना है बस. कितना टोटल है? 50,000 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 4237. कितना आता है वो? 64737. ये आएगा आपका फाइनल आंसर. क्लियर है क्या आप सबको? डन यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. एक ही मिनट, स्क्रीन पूरी है. डन. आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 किसकी बात करता है? देखो, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय SQM. SQM ने एक मशीन बेची हुई है टू ABC लिमिटेड, ठीक है. इन द मंथ ऑफ Feb 2020 लिस्ट प्राइस कितना है? 9,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट. फॉलोइंग एडिशनल अमाउंट हैव बीन चार्ज्ड बाय ABC लिमिटेड. म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्ज ऑन मशीन कितना है? 45,000. कैन आई से टैक्सेस चार्ज बाय एनी अथॉरिटी अंडर एक्सेप्ट टैक्सेस चार्ज अंडर GST शैल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो अपन ने ऊपर लिखा हुआ ऐड होगा. फिर आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट ABC लिमिटेड फैक्ट्री, दैट इज FOR कॉन्ट्रैक्ट. ये भी आपके वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सप्लाई शैल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो इसको भी ऐड कर दो, ठीक है. SQM नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड फॉर 30 days फॉर द पेमेंट आफ्टर इट चार्जेस 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट देयरऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस. ABC ने पेमेंट किया 45 डेज बाद, बट SQM ने वेव किया इंटरेस्ट पेमेंट का. यानी कि इंटरेस्ट आना चाहिए था. कितना आना चाहिए था? देखो 9,500 के ऊपर 1%, यानी कि सॉरी 9,50,000 के ऊपर 1%, यानी कि 9,500 का इंटरेस्ट आना चाहिए था. बट वो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया है? वेव. गवर्नमेंट है ना, सप्लायर को एक बात क्लियरली बोलती, अगर तेरे को पैसा मिला तो मेरे को पैसा चाहिए. बट इस केस में वो जो सप्लायर है उसी को पैसा नहीं मिला, उसी को पैसा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर GST चार्ज नहीं करेगा. तो इसका आपको लिखने के लिए वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा. वो कैसे लिखोगे मैं आप लोगों को बताता हूँ. देखो ये ऊपर का आंसर तो मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि जस्ट अपन ने लिखा था. आई होप वो आप लोग लिख पाओगे. बट ये इंटरेस्ट का आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना पड़ेगा वो देखो, ठीक है. देखो, enhanced compensation will be taxable only if such amount is actually received by supplier. In given case, comma, since such amount is not received by supplier, such amount is not received by supplier, comma, no GST shall be levied on such
अमाउंट, ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट, एसक्यूएम को एक सब्सिडी मिल रही है 50,000 की फ्रॉम वन ऑफ द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ सच मशीन, सब्सिडी वाज नॉट लिंक्ड टू द प्राइस एंड आल्सो नॉट कंसीडर्ड इन द लिस्ट प्राइस। देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन गवर्नमेंट शैल बी इंक्लूडेड ओनली इफ इट इज लिंक्ड टू सच अमाउंट। In given case, subsidy is not linked to the price, hence it is not included in value of supply. Since the subsidy is not included in list price, no effect shall be given. समझा? तो इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज दो बातें, एक तो ये किससे है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉट लिंक टू प्राइस है, नॉट लिंक टू प्राइस, तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी ऐड नहीं किया हुआ, तो आप लोगों के लिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो इफेक्ट। क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। समझा क्या? फिर अगला पॉइंट, एबीसी लिमिटेड ने डिडक्ट किया डिस्काउंट ऑफ 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट व्हिच वाज नॉट एज पर एग्रीमेंट, secondary discount provided which was not known at the time of original supply shall not be excluded from value of supply। हो गया ये वाला पॉइंट। पॉइंट 3, एसक्यूएम लिमिटेड ने कंसीडर कलेक्ट किया 9,500 एज टीसीएस अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, taxes charged or collected by any authority shall not form the part of value of supply except GST and TCS under income tax। तो ये भी आपके आंसर में कुछ भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आएगा, 950 करो, 950 प्लस 45,000 प्लस 65,000, तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा आपका 10,60,000 रुपीज का, 10,60,000। क्लियर है क्या? चलो डन यहां तक सबका। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात कर रहे हैं, देखो, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड सप्लाइड इंट्रास्टेट एक्सक्लूसिव, नीचे के आइटम्स को छोड़ के दिया हुआ है, 3,30,000 या के वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आएगा। आप लोग रीजन में क्या लिखोगे, एज पर सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड पार्टीज आर नॉट रिलेटेड एंड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो ये पहला अमाउंट आ गया आपका। सेकंड, स्वच्छ भारत सेस लेविड ऑन सेल्स ऑफ गुड 12,500, any taxes or duties collected by the government shall be included in value of supply except GST charge। यहाँ पे कहीं पे भी GST मेंशन्ड है क्या, नहीं, तो ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली इन इनवॉइस, ये भी ऐड हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद में क्या ऐड होगा, डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द लिस्ट प्राइस वाज प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। लिस्ट प्राइस कितना है, 3,30,000, उसका 1% कितना आता, 3,300 माइनस होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, चलो इसका ना, इसका ये वाले पॉइंट का मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूँ कैसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसका वर्किंग नोट, उसका क्या वर्किंग नोट, ठीक है। डिस्काउंट प्रोवाइडेड at the time of supply which is recorded in invoice, shall be excluded from value of supply। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी अगले तरफ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, कितने रुपीस से मिल रहा है, 5,000 से। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट फॉर्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक्सक्लूसिवली ऑफ आइटम 2 to 5, यानी कि ये बातों का यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आया, मतलब 3,30,000 में सब्सिडी माइनस नहीं हुई है, होनी चाहिए आइडियली। तो आप लोग इसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसका रीजन सिंपल है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके लिए आपको 5,000 माइनस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 3,30,000 प्लस 12,500 प्लस 10,800 माइनस 3,300 माइनस 5,000, आपका आंसर आएगा 3,45,000 रुपीज। कितना आंसर आएगा आपका, 3,45,000 रुपीज। समझा क्या, लिख पाओगे क्या? चलो देखो, अभी प्राइस क्वेश्चन है ना बहुत सारे ऐसे रिपीट हो रहे, तो मैं इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर्स कैसे निकालना है, कैसे डिराइव करना है, मैं वो यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कैंडी ब्लू लिमिटेड एक मुंबई का रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है चॉकलेट एंड बिस्किट। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्टेड सप्लाई मेड बाय फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप लोगों को ना मैं 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आप लोग रफ में पहले खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो, बाद में आंसर कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, 3 मिनट्स का टाइम है, कर लो सॉल्व। चलो गैस, आई गेस आंसर आ गया रहेगा आप लोगों का। देखो तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस ऐड हो जाएगी, लिस्ट प्राइस ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कि ये आइटम ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है प्राइस वन में, अब ऑलरेडी एडजस्ट किया यानी कि ये अमाउंट का इफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ बिस्किट्स टू द स्कूल, यानी कि ये अमाउंट ऑलरेडी माइनस हुई है, माइनस होनी भी चाहिए थी सब्सिडी, और लिस्ट प्राइस में ऐड नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं दिया, और क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट है तो आपको इसका कुछ भी इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है। समझा क्या? समझा वाला पॉइंट। फिर अगला, सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन फॉर सप्लाई ऑफ क्वालिटी बिस्किट 30,000। बात को समझो, इन्होंने ये अमाउंट को लेस किया हुआ है, उन्होंने क्या बोला है, इसको हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, मतलब ये अमाउंट में से हमने ये दोनों अमाउंट्स को ऑलरेडी माइनस किया है। देखो जो क्वेश्चन है, ये अमाउंट को माइनस करना हम समझ सकते हैं, बट ये अमाउंट सिंस इट इज रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट, सिंस इट इज रिसीव्ड फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट, तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। समझा क्या ये वाला पॉइंट? चलो अगला, टैक्सेस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐड होगा, पैकिंग चार्जेस 12,500 के ऐड होंगे, लेट फी ऐड होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12,40,000 के अंदर आप लोग ऐड करोगे 30,000, फिर ये तीनों बातों को आप लोग ऐड करोगे, जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, फ्लो प्रो सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड, इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन दिस रिगार्ड। चलो इसका आंसर डायरेक्ट अपन निकालना चालू करेंगे साथ में। सबसे पहले क्या बोल रहे, 30,000 रुपीज का प्राइस है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड इंसिडेंटल चार्जेस, ठीक है, 30,000 आ गया। पार्टी वॉज सब्जेक्ट टू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन चार्जेस हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी लिमिटेड। अच्छा, फ्लो प्रो ने मशीन को सेल किया, यानी कि ये कौन बन गया, सप्लायर, बीपी लिमिटेड को बेचा, ये कौन बन गया आपका, रेसिपिएंट, ये कौन बन गया यहाँ पे, रेसिपिएंट, तो 3,000 आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई, ये भी ऐड हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। फिर फ्रेट चार्जेस जो डिलीवर हुए थे, कितने रुपीस के हुए थे वो फ्रेट चार्जेस,
₹2000 के, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज फ्रेट चार्जेस वगैरह ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने रुपीस का सब्सिडी मिल रहा है अंडर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? 5000। तो क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रहा है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्या होगा, लेस होगा। देखो नीचे लाइन दिया हुआ है, 2 to 5 have not been considered in price 1। अच्छा 2 to 5 यानी कि ध्यान से समझ के लो अभी आप लोग, ये जो चीजें है ना, ये चीजें, इसका इंपैक्ट इसके अंदर नहीं आया है, यानी कि ये वैल्यू को ऐड नहीं किया, इसको ऐड नहीं किया, इसको माइनस नहीं किया है अभी तक। और क्योंकि सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट से मिल रही है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे रेसिपिएंट को 30,000 नहीं देना है, उसको 30,000 में से 5,000 कम करके पैसा देना है। तो आंसर क्वेश्चन में मतलब कितना आएगा, 25,000 रुपीज ही देना है। तो 30,000 में से ये 5,000 आपके लेस हो जाएंगे। क्लियर है? डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 2% का है ऑन द प्राइस एंड इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड किया है। तो प्राइस कितना है मशीनरी का, 30,000, उसके ऊपर 2% डिस्काउंट, यानी कि कितना माइनस होगा, 600 रुपीज माइनस होगा। समझा क्या? क्लियर है आप सबको? चलो, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 5 क्वेश्चंस आपके किसके ऊपर सॉल्व कर दिए, सेक्शन 15 के ऊपर सॉल्व कर दिए। अभी शायद रूल्स है, चलो अभी हम लोग आएंगे रूल्स की तरफ। रूल सबसे पहला क्या है, देखो रूल्स एप्लीकेबल कब होते, तो दो बातें, जब पर्सन्स रिलेटेड निकले और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, सेक्शन 15 से हटके किधर चले जाओगे, रूल्स में चले जाओगे। ठीक है, देखो चलो, XYZ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑर्गेनाइज कर रहा है लार्ज स्केल इवेंट लाइक मैरिज, बर्थडे पार्टीज ओन्ड बाय मिस्टर शर्मा। अच्छा, ये कंपनी का ओनर कौन है, ओनर कौन है, शर्मा। ठीक है, अनदर इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ABC लिमिटेड इन गुरुग्राम, कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ टू अरेंज अ सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट चार्जिंग ₹16 लाख। ओके, देखो मतलब इधर क्या हो गया ना, ABC ने काम किसको दिया है, XYZ। XYZ ने सब कॉन्ट्रैक्ट करके काम किसको दिया, वेल इवेंट मैनेजमेंट, विच इज ऑल्सो कंट्रोल एंड मैनेज बाय मिस्टर शर्मा। अच्छा, ये कंपनी शर्मा की है और ये कंपनी भी किसकी है, शर्मा की। तो कहना है से यहाँ पे ये दोनों जो पर्सन है, ये और ये दोनों आपके कौन बन जाते हैं, रिलेटेड पर्सन। अगर रिलेटेड पर्सन बन गए तो आप लोग सेक्शन 15 को फॉलो नहीं कर सकते हो, आपको किसके अंदर आना पड़ेगा, रूल्स में आना पड़ेगा। बराबर है या नहीं? चलो, अच्छा ABC ने इसको काम कितने में दिया, 16 लाख। XYZ ने उसको ये काम कितने में दिया, 12 लाख। वेल लिमिटेड अगर ये काम मार्केट में देता तो ये काम कितने में करता था, 12,40,000। तो अभी अभी देखो, ये वाला जो ट्रांजेक्शन है इसका सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई 16 लाख बराबर है, बट ये जो XYZ और वेल लिमिटेड के बीच में सप्लाई हो रहा है, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या निकालना है, ये अपने लिए क्वेश्चन है। तो चलो 1 मिनट का टाइम लो, प्रोविजन को याद करो, कुछ याद आ रहा है क्या, क्या आएगा आंसर? अगर याद आ गया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आया तो मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा क्या आएगा। सोचो सोचो जरा, रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई हुआ तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या आएगा? चलो सोचा आप सबने? देखो अभी कैसे आंसर लिखोगे। सबसे पहले इसका आंसर अपन थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
आ जाओ स्क्रीन पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आप लोग रूल का देखो। रूल मालूम रहेगा तो लिखना, रूल मालूम नहीं है तो लिखना मत, ठीक है। एज पर रूल 28 कॉमा वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन बिटवीन कौन से पर्सन, रिलेटेड पर्सन्स ब्रैकेट में अदर देन एजेंट शाल बी। सबसे पहले क्या मानने का, ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड किसको मानने का, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ like kind and quality if not determined from above then value of supply shall be as per rule 30 and 31। पॉइंट नंबर 1 हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2, इन गिवन केस कॉमा मिस्टर शर्मा owns XYZ लिमिटेड एंड उसका जो दूसरी कंपनी है उसका नाम क्या है, वेल मैनेजमेंट कंपनी एंड कंट्रोल्स एंड मैनेजेस वेल इवेंट जो भी है, हेंस XYZ लिमिटेड एंड वेल इवेंट आर related person since both the parties are related comma value of supply shall not be computed as per section 15 but as per rule 28। ये हो गए आपके प्रोविजंस वाले पॉइंट। प्रोविजंस और फैक्ट्स भी इसके अंदर समवेयर कंसिडर हो गए। फिर अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है, वेल इवेंट। वेल इवेंट का नाम क्या था रे, वेल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज ₹12,40,000, ठीक है। हेंस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वेल इवेंट मैनेजमेंट shall be 12,40,000 and not ₹12,00,000। ये बन जाएगा आपका आंसर। 1 मिनट का टाइम लो, पूरा आंसर रीड कर लो, देखो आपको समझ रहा है कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है।
चलो चलो डन यहाँ तक आप सबका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अभी जल्दी जल्दी। ए इज अ प्रिंसिपल, उसने क्या सप्लाई किया है, ग्राउंड नोट सप्लाई किया है अपने एजेंट को, ठीक है। एंड एजेंट इज सप्लाइंग द ग्राउंड नोट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी सब्सिक्वेंटली, कितने में बेच रहा है वो, 5000 क्विंटल पर डे। अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर इज सप्लाइंग द ग्राउंड नट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी टू द सेड एजेंट, कितने में बेच रहा है, 4550। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ग्राउंड नट। चलो यही पे उसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, या तो ओपन मार्केट वैल्यू रहेगा जो कि कितना है 4550, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है। क्या ऑप्शन बोल रहे हैं कि देखो एजेंट आगे कितने में बेचने वाला है, 5000 में बेचने वाला है, उसका 90% ले लो, कितना आता है 4500। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अब या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को 4500 कंसीडर करो या तो 4550। आ रहा है क्या यार। तो ऐसा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। देखो एज पर यहाँ पे रूल का कौन सा रेफरेंस दिया हुआ है, रूल 29 क्या बोल रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। ओपन मार्केट वैल्यू यानी कि जो इंडिपेंडेंट सप्लायर ने एजेंट को बेचा था कितने में, 4550, और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रेसिपिएंट टू कस्टमर नॉट बीइंग द रिलेटेड पार्टी। आगे कितने में बेचा था 5000, उसका 90% कितना था 4500। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। समझा क्या। चलो फिर अगला पॉइंट, XYZ एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक्सचेंज किया है $10,000 कितने रुपीज से, 74 रुपीज, एंड उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है रूल 32(2)B के हिसाब से। रूल 32(2)B याद है क्या, क्या बोलता कि अगर आपका करेंसी एक्सचेंज हो रहा है कितने रुपीज तक हो रहा है, अप टू 1 लाख तक हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने का 1% और ₹250 विच एवर इज हायर। फिर अगर आपका वैल्यू 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जा रहा है तो कितना मानने का, 1000 प्लस 0.5%, है ना। और बाद में क्या बोलते हैं, अगर ये अबाउट 10 लाख चला गया तो कितना मानने का, यहाँ पे 5500 प्लस 0.1% ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कितने रुपीज का हो रहा है, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो 10,000 US डॉलर इंटू 74। तो कहना चाहिए 74, 1 2 3 4, 7,40,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन हो रहा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आप लोग कैसे निकालोगे, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई अपने को यहाँ पे कितने का निकालना है, 7,40,000। तो अप टू 1 लाख, अप टू कितना हो गया 1 लाख, तो इधर आया 1 लाख का 1%, वो कितना आता है 1000, बराबर है। और अभी 7,40,000 से लेके 1 लाख तक, क्योंकि 1 लाख तक का आपने वैल्यू निकाल लिया, ये रहा ना 1 लाख का वैल्यू, तो ये कितनी अमाउंट बचती है 6,40,000, उसका 0.5%, वो कितना आता है 3200। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका कितना आ गया 4200 रुपीज का आ गया। समझा ये वाला पॉइंट आपको, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये अगला वाला पॉइंट किसकी बात करता है, आपका इंश्योरेंस का। किसकी बात करता है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कंपनी ने कितने रुपीस का बोला हुआ है, 180 लाख, यानी कि 1.8 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस बोला गया हुआ है यहाँ पे। उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 23-24 आउट ऑफ विच 100 लाख हैव बीन एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर। अच्छा, मतलब 180 में से 80 लाख किसका आ गया, आपका इंश्योरेंस वाला वैल्यू आ गया, और 100 लाख किसका आ गया, आपका इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अगर अमाउंट एलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इंटीमेट किया है पॉलिसी होल्डर को एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी कि जब इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया गया था तब बोला था 180 लाख में से भैया हम लोग 80 लाख रुपीस का ही सिर्फ इंश्योरेंस निकालेंगे, 100 रुपीज हम आपके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहता है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसा रहता है कि जितना भी आपका टोटल पॉलिसी का वैल्यू है माइनस जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बचा हुआ वैल्यू बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अपने केस में 180 में से 100 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 80 लाख बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आ जाओगे, अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करने के टाइम पे बोला ही नहीं है। और यहाँ पे देखो अगर ये फर्स्ट ईयर रहेगा तो 25% ऑफ 1,80,000,
तो 180 इंटू 25%, फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा 45 लाख फर्स्ट ईयर, और जो सब्सिक्वेंट ईयर रहेंगे उसमें 12.5% ऑफ 180 लाख, वो कितना आएगा 22.5 लाख फ्रॉम सेकेंड ईयर्स ऑनवर्ड्स। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रीमियम सिर्फ रिस्क को कवर कर रहा है यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, तो पूरा 1,80,000 180 लाख क्या माना जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? इधर बोला गया भाई कि ये फर्स्ट ईयर है, तो आपका इधर आंसर में कितना आएगा ये वाला 25.5% ऑफ 1,80,000 यानी कि 45 लाख। मैंने ये भी बता दिया कि सब्सिक्वेंटली था तो आंसर कैसा निकालना है। ठीक है क्या? चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोल रहे हैं, राजेश एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉर एनुअल रिटर्नशिप ऑफ 15 लाख। अच्छा, मतलब यहाँ पे अपन समझ के लेंगे, यहाँ पे ये जो राजेश एंड कंपनी है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंपनीज को। कितने रुपीज में प्रोवाइड कर रहा है, 15 लाख। Further, firm provided a car along with the driver exclusively throughout the year. अच्छा, कंपनी मतलब रिटर्न में 15 लाख तो राजेश को दे ही रही है, साथ में क्या दे रही है, एक कार प्लस ड्राइवर। कहने से ये केस के अंदर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन देखा जाए तो प्राइस के साथ आपका ड्राइवर प्लस कार प्लस फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह भी आ रहे है ना। राजेश कंपनी का बोलना है मैं 15 लाख के ऊपर जीएसटी पे करूंगा। क्या ये करेक्ट है क्या जीएसटी लॉ के हिसाब से? आंसर इज नो। यहाँ पे प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 15 लाख के अंदर जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, जिसके अंदर कार आ गया, ड्राइवर आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। समझा क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलो, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सप्लाई किए ड्रग्स इंटरमीडिएरी टू इट्स ओन यूनिट इन अनदर स्टेट फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉर्मुलेशन। मतलब ऐसे समझो, गोवा की एक कंपनी है, उसने अपने ही कंपनी में आसाम में सप्लाई किए गुड्स को। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन। ठीक है, ड्रग्स इज एक्सक्लूसिवली टू द कंपनी एंड देयर इज नो मार्केट स्केल ऑफ ड्रग इन इंडिया, यानी कि ये ड्रग्स अभी इंडिया में बेचने के कंडीशन के अंदर है ही नहीं। ठीक है, गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी आर आल्सो नॉट अवेलेबल। अच्छा, मतलब यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से निकालोगे? सिंपल है, अगर ये दोनों नहीं है तो सेक्शन 30 और सेक्शन 31 को फॉलो करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। सेक्शन 30 क्या बोलता है, जो फाइनल सेलिंग प्राइस रहेगा उसके अंदर, मतलब जो कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर 10% को ऐड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालो। सेक्शन 31 बोलता है रीजनेबल बेसिस पे निकालो। बट इसके अंदर एक ये प्रोविजन रहता कि अगर ये बंदे को कंप्लीट आईटीसी मिलने वाला है, इसको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट आईटीसी, तो जो इनवॉइस में वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ है, वैल्यू को क्या डिक्लेयर किया, वैल्यू को क्या क्या डिक्लेयर किया है, उसको भी आप लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई मान सकते हो, अगर रेसिपिएंट को पूरा आईटीसी मिल रहा रहेगा तो। समझा क्या? आया क्या याद? चलो, क्वेश्चन नंबर 12। कितने क्वेश्चन थे इसके अंदर? 12, 13, बस 2 ही क्वेश्चन थे। चलो फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। देखो, प्राडा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड किधर है, दिल्ली के अंदर। इट हैज टेकन द फॉलोइंग परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर 32(2)(a) और साथ ही साथ में 32(2)(b। ठीक है, 1000 यूएस डॉलर लिए हुए फ्रॉम नंदी, जिसका प्राइस कितना था 74, आरबीआई का रेट था 74.6। तो सिंपल है, 1000 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना रहता है, वो 0.6, कितना आता है 600 बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये कौन से रूल के हिसाब से, 32(2)(a। फिर $2000 आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 74.5। आरबीआई का रेफरेंस रेट उस दिन के लिए अवेलेबल नहीं था, तो आप लोग क्या करोगे, 2000 इंटू 74.5 इंटू 1% कर लो। कितना आता वो, 2000 इंटू 74.5 इंटू 1%, आंसर कितना आएगा आपका 1490। समझा क्या?
सेकेंड केस ये होगा 32 टू ए के हिसाब से। अभी दूसरा आपका कौन सा है वो 32 टू बी। याद है देखो उसके अंदर क्या बोलते हैं अप टू 1 लाख कितना परसेंट देने के लिए बोला हुआ है 1000 नहीं 250 और 1% विच एवर इज हायर। फिर 10 लाख टू 1 लाख कितना परसेंट बोला गया हुआ है 0.5% प्लस कितने रुपीज ऐड करने के 1000 और अबाउट 10 लाख चला गया तो 5500 प्लस 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख। पहले केस में ट्रांजेक्शन कितने रुपीज का हो रहा है आपका 1000 इंटू 74। फर्स्ट केस में ट्रांजेक्शन कितने रुपीज का हो गया आपका 7,40,000। तो पहले 1 लाख के ऊपर 1000 आ गए, रिमेनिंग कितने बच रहे 6,40,000 उसके ऊपर कितना परसेंट 0.5% यानी कि 3200 सॉरी टोटल कितना है ये आपका 4200। ये हो गया पहला। सेकेंड केस कितने रुपीज का ट्रांजेक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे 2000 इंटू 74.5 2000 इंटू 74.5 1,49,000 नहीं कुछ तो गलत हो रहा। हाँ बराबर है 1,49,000। तो सेकेंड केस कितने रुपीज का है 1,49,000। तो अप टू 1 लाख अपन लेंगे 1% दैट इज 1000। फिर ऊपर कितने आते हैं 49,000 उसके ऊपर 0.5%। तो 49,000 इंटू 0.5% कितना आता है वो 245। तो ये कितना आ गया 1245। ये बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन अभी आज का। ये कितना था 740। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या कैलकुलेशन? एक मिनट 1000 इंटू 74 1000 इंटू 74 ओ हो सो सॉरी देखो पहले वाले केस में यहाँ पे 74,000 वैल्यू था। सॉरी ये जैसे गलती मेरे से हो गई फास्ट में आंसर सॉल्व करने की आपसे भी एग्जाम के अंदर हो सकती है। तो ये गलती मेरे से हो गई छोड़ दो आप लोग एग्जाम के अंदर ये फास्ट के अंदर रिपीट मत करना। तो इसका आंसर कितना आएगा 74,000 इंटू 1% यानी कि 740 और 250 विच एवर इज हायर। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे आपका 740। ठीक है। चलो फिर आ गया चिरायू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट किया है प्रीमियम फॉर पॉलिसी इट डज नॉट इंटीमेट द अमाउंट टू इट सब्सक्राइबर। प्रीमियम सिर्फ रिस्क के लिए लिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा माना जाएगा। प्रीमियम फ्रॉम न्यू पॉलिसी होल्डर कितना लिया जा रहा है यहाँ पे 40 लाख रुपए लिया जा रहा है। न्यू है फर्स्ट ईयर है मतलब 25% मानने का 10 लाख रुपीज आ जाएगा। रिन्यूअल कर रहे रिन्यूअल मतलब कितना परसेंट आएगा 12.5%। रिन्यूअल है मतलब फर्स्ट ईयर नहीं है तो 80 लाख इंटू 12.5% कितना आता 12.5% 10 लाख आता अगेन। सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी के लिए कितना परसेंट रहता है 10%। अमाउंट कितना है 1 करोड़ का 10% कितना आता है 10 लाख। टोटल कितना आ गया 55 लाख का बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? डन। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो एक बात को समझ के लेना वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना क्वेश्चन कंपेरेटिवली इजी आते हैं आपकी जब ये चैप्टर को पढ़ने की प्रायोरिटी रहेगी ना तो आप लोग सबसे पहले ना ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट है ना उसको पढ़ना लाइफ इंश्योरेंस वाला। सेकेंड प्रायोरिटी में आप लोग पढ़ना फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाला जो पॉइंट है उसको पढ़ लेना। ये दोनों आपकी प्रायोरिटी बन जाएंगे। थर्ड पे जब आप लोग आओगे ना तब आप लोग जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ना उसको पढ़ना है यानी कि आपका सेक्शन 15 वाला जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ना। फिर ये जो फोर्थ पॉइंट में जो आपके रूल्स है रूल कौन से 27 से लेके 30 तक 31 तो सी बोलता है कि रीजनेबल बेसिस पे लो फिर उसको पढ़ना। ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए आंसर को पढ़ने के लिए। क्लियर है। मेन फोकस इसके ऊपर करना गाइस लाइफ इंश्योरेंस इसके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस। चलो मैं 1 मिनट के अंदर ना रिवाइज भी करवा देता हूँ आप लोगों को। ओनली रिस्क कवर्ड है तो 100% बन जाएगा जितना भी वैल्यू है 100% ऑफ प्रीमियम ये बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। रिस्क भी है और साथ में क्या है रिवॉर्ड भी है। रिस्क भी है साथ में क्या है रिवॉर्ड भी है।
तो चेक करो इसको सेपरेटली मेंशन किया है क्या, सेपरेटली मेंशन किया है क्या, दो बातें आएगी, यस नो। अगर यस किया रहेगा तो ओनली रिस्क वाले को अपन क्या मानेंगे, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। बट अगर सेपरेटली मेंशन नहीं किया है तो चेक करो प्रीमियम कैसा पे करना है। अगर वो सिंगल प्रीमियम रहेगा, वन टाइम प्रीमियम पे किया है, तो 10% बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर ये एन्यूटी है, आप लोग हर साल पे करने वाले हो, तो चेक करो कौन सा ईयर है। अगर फर्स्ट ईयर रहा आप लोगों का, अगर फर्स्ट ईयर रहा तो कितना परसेंट बोलते हैं, 25% ऑफ प्रीमियम माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कितना परसेंट माना जाएगा, 12.5% ऑफ प्रीमियम को माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? आई होप अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा रहेगा जीएसटी के अंदर। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो कि सर जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आपके सभी सीएमए इंटर स्टूडेंट जिनका एग्जाम दिसंबर 2025 में, प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।